नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे और मैं फिर क्लास को स्टार्ट करूंगी। आप जानते हैं कि आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ प्रस्तावना, जिसके बारे में मैंने कल आपसे थोड़ी सी बात की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना किसे कहते हैं और प्रस्तावना से क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज आप सभी लाइव आ जाएंगे एक बार। काजल, सोनल लाल जी, पूनम, पूजा, धीरज, राहुल, सोहित, नचिता, नरेश, नीलकमल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज आप सभी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। सभी लोग एक बार लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ेंगे। और आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आप जानते होंगे, ये आपकी इंग्लिश में प्रीएम्बल है और ये आपका हिंदी में, दोनों में मैंने आपको ये दे दिया है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके क्या मतलब होते हैं, इनके बारे में प्यारे बच्चे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आपको मैंने कल प्रस्तावना से संबंधित कुछ बेसिक चीजें बताई थी। जैसे आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना होती है, ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देती हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार ये मैंने आपको बताया था। साथ साथ मैंने आपको बताया था प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल को कहां से लिया गया है। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का स्रोत क्या होता है, प्रस्तावना का स्रोत क्या होता है। साथ साथ मैंने बताया था कि आप चाहे इसको प्रस्तावना कहें, चाहे प्यारे प्यारे बच्चों आप इसे उद्देशिका कहें, और चाहे प्यारे प्यारे बच्चों आप इसे प्रियम्बल कहें, एक ही बात होती है। ठीक है, प्रस्तावना और उद्देशिका अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज होती है। ये कल प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सब बताया था। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैम यूएसए होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और मैम उद्देश्य प्रस्ताव होगा, है ना। ये कल प्यारे बच्चे हमने बात की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल यूएसए, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया और मैम सोर्स ऑफ प्रीएम्बल उद्देश्य प्रस्ताव। प्यारे बच्चे वही उद्देश्य प्रस्ताव जो कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की मैं बात कर रही हूं। मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये आपके प्रीएम्बल की तरह था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पेश किया गया था, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आप कहेंगे कि इंट्रोड्यूस किया गया था मैम 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। और प्यारे बच्चे इसे स्वीकार कब किया गया था, इसे एक्सेप्ट कब किया गया था? तो आप कहेंगे कि मैम एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था कि आपकी जो प्रस्तावना है, अब प्रश्न आता है कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना क्या होती है, आखिर किसे हम प्रस्तावना कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना एक बुक के इंडेक्स की तरह होती है। जैसे, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। जैसे कि प्यारे बच्चों मान के चलो कि ये आपकी एक बुक है, ध्यान से देखना, ये एक बुक है। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बुक के अंदर क्या है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहले सारी बुक को पढ़ोगे और फिर मुझे बताओगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। आप क्या करोगे? बुक को ओपन करोगे और मैम हम बुक के जो है फ्रंट पेज पर चले जाएंगे, जहां पर बुक की विषय सूची दे रखी है, जहां पर बुक का इंडेक्स दे रखा होगा, जिसमें हमें यह पता चल जाएगा कि इस बुक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पेज पर क्या होता है? बुक के इंडेक्स होता है।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, इंडेक्स होता है, और ये जो इंडेक्स है ये बता देता है कि इस बुक के अंदर क्या है। तो प्यारे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रस्तावना है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सूचकांक है, संविधान का सूचकांक। इंडेक्स ऑफ प्रीएम्बल हम इसको कह सकते हैं, सॉरी, इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको कह सकते हैं कि प्रस्तावना क्या करती है, प्रस्तावना एक बुक के इंडेक्स की तरह संविधान के लिए काम करती है। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी देश का आपका संविधान बनता है या कोई अधिनियम बनता है तो वो आपकी प्रीएम्बल से ही स्टार्टिंग होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें आपका प्रीएम्बल में ये पता चल जाता है कि आपका संविधान कैसा है। जैसे एक बुक को देखकर ये पता चल जाता है कि उस बुक के अंदर क्या क्या है, ऐसे ही किसी भी कंट्री के प्रीएम्बल को, किसी भी कंट्री के प्रीएम्बल को पढ़ने पर यह पता चल जाता है कि उस संविधान में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि पूरा संविधान तो नहीं पढ़ सकते हम, क्या क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना वो हमें बता देगी कि उस देश का संविधान कैसा है, उस देश के संविधान में किस तरह की बातें की गई हैं। साथ साथ आप एक और चीज इसे कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र भी आप इसे कह सकते हो, संविधान का परिचय पत्र, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हो कि ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन देती है, प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन देती है, संविधान का इंट्रोडक्शन देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र है। आप प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो प्रस्तावना है ये क्या है, आप ये एक ये हो गया, आप कह सकते हो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा, तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। और प्यारे बच्चे, इसे किसने कहा है संविधान की आत्मा? तो अनुराग ठाकुर भार्गव दास, अनुराग ठाकुर भार्गव दास, भार्गव दास। एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, गोलखनाथ बनाम, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। ठीक है, यानी कि गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। इस वाद में ये केस था, इस केस में एम हिदायतुल्लाह ने, एम हिदायतुल्लाह ने, एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो बेटा दो तरीके से ये क्वेश्चन आएगा कि गोलखनाथ केस में किसने इसे संविधान की आत्मा कहा, तो आप कहेंगे एम हिदायतुल्लाह ने। और अगर मैं सीधा आपसे ये बोलूं कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो अनुराग ठाकुर भार्गव दास ने। अजय मस्करे जी, आपके पास हैंड रिटन पीडीएफ कल की पहुंच गई होगी, कल गलती से ना मुझसे पीडीएफ डिलीट हो गई बोर्ड वाली, तो वो आपके पास पहुंच गई होगी।
ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ में आपके पास नोट्स आ गए होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, ये स्टेटमेंट हैं। उसके बाद इसके लिए और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, जैसे प्रस्तावना को क्या कहा है, प्रस्तावना को प्यारे बच्चे राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है। ठीक है, लिखते रहिए। अब इसे क्या कहा गया है, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री है। ये संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इसको कहते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। और ये प्यारे बच्चे किसने कहा है, तो आप कहेंगे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी ने प्यारे बच्चे आपकी जो प्रस्तावना है इसे संविधान की जन्मपत्री कहा है, इसे संविधान की जन्मपत्री कहा है। और ये जो आपने परिचय पत्र पढ़ा है, ये किसने कहा है, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, इसको भी लिख लीजिए। ये कहा है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, इनका नाम लिख लीजिए। अब मैं इसको ऊपर कर देती हूं और आप आराम से यहां पे लिखिए। ये सारे स्टेटमेंट प्यारे बच्चे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, और क्या कहा गया है इसे, और इसे कहा गया है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माताओं के, संविधान निर्माताओं, संविधान निर्माताओं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माताओं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विचारों, के विचारों को जानने की कुंजी, को जानने की कुंजी यानी कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुंजी यानी कि की, किसने कहा है इसको, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे इसे की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, आप कहेंगे अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मैके ने प्यारे बच्चे इसे कहा है आपके संविधान की कुंजी, यानी कि एक की है, अगर इस की से हम ताला खोलेंगे, संविधान एक ताला है और कॉन्स्टिट्यूशन एक की है, तो जैसे ही हम इस की को लगाकर उस लॉक को खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है। तो अर्नेस्ट मेके ने प्यारे बच्चे इसे क्या कहा है, तो मैम ये हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। किसने कहा है, मेके ने कहा है, अर्नेस्ट मेके। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है। अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में, प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, प्रस्तावना में कितनी बार, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुआ है, कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कि प्रस्तावना में केवल एक बार, कितनी बार, केवल एक बार, वन टाइम, वन टाइम हुआ प्यारे बच्चे। और आपको ध्यान रखना है कि एक बार जो संशोधन हुआ ये कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और प्यारे बच्चे, जब संशोधन होता है, सबने सही आंसर किया है, एक बार और 3 शब्द जोड़े गए। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। तो अब आपका ये जो संशोधन है, इससे क्या किया गया? तो इसके द्वारा क्या किया गया? आप कहेंगे एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है। किस किस को जोड़ा गया है? क्या क्या जोड़ा गया है संशोधन के द्वारा? एड ऑन किया गया, आप कहेंगे कि मैम जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे 3 वर्ड्स, आप कहेंगे 3 शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द। और ये 3 शब्द कौन कौन से हैं देखिएगा जरा। फर्स्ट लिखिएगा समाजवाद, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है। दूसरा लिखिएगा पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। और तीसरा लिखिएगा प्यारे बच्चे अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक ही बार आज तक संशोधन हुआ है और एक बार में 3 शब्दों को आपकी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। साथ साथ आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है प्यारे बच्चे, इसे लघु संविधान कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ज्यादातर चेंजेस इसी के द्वारा। लिखिएगा क्योंकि संविधान में अधिकतर परिवर्तन इसी संशोधन के द्वारा किए गए। तो ये प्यारे बच्चे इसका कारण है कि इसे लघु संविधान कहा जाता है, ये कारण है कि इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। शब्दों का अर्थ अभी बताएंगे नागेंद्र जी, सारी चीजें बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। एक एक शब्द आपकी प्रस्तावना में शब्दों का अर्थ क्या होता है, किसको क्या कहा जाता है, क्या क्वेश्चंस आता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और आप अभी मुझे फिलहाल ये बताएंगे कि यहां तक की जो चीजें मैंने आपको बताई क्या आपको समझ में आई हैं? अगर आई हैं तो आज सबका थम्स अप चाहिए मुझे, जल्दी बताइए। तो 3 शब्द आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ठीक है। अंजू जी पॉलिटी यहां से हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी का सिलेबस आप खुद से देखिए बेटा। ये क्वेश्चन जो आप पूछते हो कि इस एग्जाम से ये वाला एग्जाम हो जाएगा या ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, वो आप बैठ रहे कि आप क्या करो कि सिलेबस को मैच कर लो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो फिर आपके आंसर आपके पास अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। चलो आज सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। और ध्यान रखना कि मंडे से मैं आपकी क्लासेस को 1.5 घंटे कर दूंगी और संडे भी क्लास होगी, और संडे कम से कम लेकर चलना, 2 घंटे क्लास होगी, इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर क्लास में आना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, आज सबके थम्स अप्स आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि चलो आई होप मतलब सॉरी कि ये खुशी है मुझे कि ये कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, और वो क्वेश्चन क्या होगा जरा देखना। पहला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस वाद यानी कि केस में, किस केस में प्रस्तावना को संविधान
संविधान का अंग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? नहीं माना गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो किस किस को ये पता है, किस किस को प्यारे बच्चे ये पता है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, बहुत आसानी से लिखिएगा, बेरुवारीवाद, बेरुवारीवाद, बेरुवारीवाद 1960, इंग्लिश में बेरुबारी केस 1960, ठीक है, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, नहीं है। Preamble is not a part of Constitution. Preamble is not a part of Constitution. Part of Constitution. प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, अब प्यारे बच्चों आपको मैं यहां पे एक चीज लिखकर बता रही हूं, ठीक है। मुझे पता है आपकी शिकायतें बहुत रहती हैं, लेकिन लास्ट में जब पॉलिटी पढ़ने बैठोगे शिकायत ये भी कर रहे बच्चे आप बहुत लिखवाती हो मैम, अगर नहीं लिखवाऊंगी तो कुछ याद नहीं रहेगा। कहानियां सुनाने से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है, लिखवाना पड़ता है। मैं भी तो आपके साथ साथ लिख रही हूं। अब यहां पे एक बॉक्स में मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। संसद यानी कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है, को यह शक्ति है कि वह केवल संविधान के अंगों या भागों यानी कि पार्ट्स में संशोधन कर सकती है, में संशोधन, अमेंडमेंट में संशोधन कर सकती है। तो आप मुझे बताओ कि जो मैंने बॉक्स में लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है? लक्ष्मण जी पेशेंस रखेंगे क्लास के अंदर, अभी मैंने बोला पेशेंस रखिए, सब कुछ बताऊंगी, सारे वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी। आपके बेरोबारी एक केस आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, वो केवल आपके पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर सकती है, वो केवल आपके संविधान के जो अंग होते हैं उनमें ही संशोधन कर सकती है। तो आप मुझे बताओ, तो क्या इस केस के अकॉर्डिंग संसद संशोधन कर पाएगी? आप कहोगे नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, लेकिन अभी मैम आपने लिखवाया कि संशोधन तो हुआ है। संशोधन तो हुआ है, आपने अभी बताया। तो प्यारे बच्चे आगे देखिएगा। अब प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में
किस वाद या केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है? तो आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देंगे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इंग्लिश में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। यानी कि पूरे 13 साल बाद एक और केस आया जिसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया कि किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये केशवानंद केस में कहा गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना। तो अब बताओ, क्या इस जजमेंट के बाद संसद संशोधन कर पाएगी? क्या इस जजमेंट के बाद संसद संशोधन कर पाएगी? जी हां मैम, कर पाएगी, क्योंकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है मनोज, अगर आपका ये कमेंट अगेन आया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे आपके इस कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपकी वाहियात हरकतें हैं इन्हें बंद कीजिए क्लास के अंदर और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, और आपका ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप टाइम खराब ना करें और बच्चों का, क्योंकि उन्हें पढ़ना है। और मैं अगेन फिर से आपको वार्निंग दे रही हूं कि अगर आपने ये हरकत बंद नहीं करी तो मैं आपको अभी के अभी ब्लॉक करा दूंगी। फिर आप मत कहिएगा कि मुझे ब्लॉक क्यों करवा दिया गया है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, वहां जहां से क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा कि यहां पे उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट किया तो संशोधन कब किया गया? 1976 में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। 1976 में उसके बाद क्या किया गया प्यारे बच्चों? आप कहेंगे कि मैम संशोधन किया गया। तो आपको मैंने अब तक कितनी चीजें बताई। अब यहां पे संशोधन वाला मैटर की संशोधन कितनी बार हुआ है, किस में कहा गया कि पार्ट नहीं है, किस केस में कहा गया कि पार्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे प्यारे बच्चों ये जो आपकी पीडीएफ बनाई हुई है ये बाइलिंगुअल है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सब इस पीडीएफ के अंदर है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं आराम से। ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं और हम शुरू करते हैं कि इसी केस में आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, वो भी जरा सुनिएगा। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा
संविधान का मूलभूत ढांचा। ये किस केस से संबंधित है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा। ये वर्ड किस केस में यूज किया गया? तो केशवानंद केस में। ध्यान रखना। इसमें क्या कहा, देखिएगा ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी अंग में, किसी भी अंग या भाग में, किसी भी अंग या भाग में संशोधन कर सकती है, में संशोधन, ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो। लेकिन मूलभूत ढांचे का उल्लंघन, यानी कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा प्यारे बच्चों कि आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड किस केस से रिलेट करता है? तो आप कहेंगे केशवानंद केस से। मतलब आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चे, एसएससी ने क्वेश्चन किया था, एसएससी ने क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था। तो यहां पे आंसर होगा प्यारे बच्चे न्यायिक निर्णय। ये एक जुडिशियल जजमेंट है, न्यायिक निर्णय है, ये एक जुडिशियल जजमेंट है। जजमेंट क्यों है? क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद केस में दिया है। ये केवल एक जजमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये मैं समय समय पर संसद तुम्हें बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट संसद को संविधान की बेसिक चीजों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकता है। यानी कि कहां संशोधन होगा, कहां संशोधन नहीं होगा, ये सब कौन बताएगा? संसद। तो प्यारे बच्चे, केशवानंद केस में क्या कहा गया? केशवानंद केस में कहा गया कि सबसे पहली बात तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, और क्योंकि वो अंग है, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आपका जो संसद है वो प्रिएम्बल को अमेंड कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और दूसरी चीज बोला कि संशोधन तो कर सकती है, अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बात कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या नहीं है, ये कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपके 1973 में जो केशवानंद केस हुआ है, ये प्यारे बच्चे इसी के दोनों डिसीजन हैं। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई तो थम्स अप कीजिए ताकि मैं आपको प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ बता सकूं। बताइए जल्दी से, प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो इनफ है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी ताकि आप डिटेल में पढ़ पाए। ठीक है, जल्दी से थम्स अप दीजिएगा अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। फटाफट मुझे रिस्पांस चाहिए आप लोगों से। बेटा मूल ढांचे की कोई परिभाषा नहीं है। मूल ढांचा क्या है, ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद तय करता है। इसका मतलब है मूल ढांचा एक ऐसी शक्ति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अमेंडमेंट की, उसकी संसद की जो संशोधन की शक्ति है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके रखता है उसको कि तुम किस में संशोधन करोगी और किस में नहीं। पहले तो बोला तुम किसी को भी संशोधित कर दो, फिर बोला रुक जाओ, लेकिन ये मैं समय समय पर तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या सही कर रही हो और क्या गलत। ठीक है, अब आपकी जो प्रीएम्बल है प्यारे बच्चे, ये तो बेसिक चीजें थी प्रीएम्बल की। आपकी जो प्रीएम्बल है उसकी शुरुआत कहां से होती है, आपको शब्दों का मीनिंग जानना है, शब्दों का अर्थ जानना है। शब्दों का अर्थ जानिए। अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपके प्रस्तावना या प्रीएम्बल की जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से आपके प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो मैं इसको हाथ से ही लिखकर बताऊंगी, आप ध्यान से बस सुनते रहिए। ये पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएगी ताकि अगर कोई चीज आपको शॉर्ट में ना समझ आए तो आप डिटेल में पढ़ सकें। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखिएगा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब प्यारे बच्चे इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग है कि आपका जो संविधान है, संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन है, भारत की जनता, भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। और प्यारे प्यारे से बच्चों, इसी जनता के अंदर क्या है, यही भारत की जनता क्या है, यही भारत की जनता है समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल पावर्स, सेंटर पॉइंट ऑफ all powers, of all powers, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी जो भारत की जनता है, कहा जाता है कि इसी ने संविधान बनाया है और इसी जनता ने संविधान को यह शक्ति दी कि आप यहां पर काम करो हमारे देश में। और जितनी भी शक्तियां हैं उन सबका सेंटर पॉइंट कौन होती है, पब्लिक होती है। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि आपकी संविधान का स्रोत, आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, आपकी पब्लिक है। उसने शक्ति दी संविधान निर्माताओं को कि वो एक संविधान का निर्माण कर सके। यह आपके प्रस्तावना का प्रारंभिक वर्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर एक मिनट, मैं इसको आपको यहां पे ले जाना चाहूंगी। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि उद्देशिका का आरंभ कहां से होता है। आपसे पूछा जाता है द प्रीएम्बल बिगिंस विद द वर्ड, तो आपका आंसर होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग शब्द का मतलब होता है कि इसकी बिगिनिंग प्रस्तावना की शब्द से होती है और इसका मतलब है कि आपके संविधान का जो मूल स्रोत है वो आपकी पब्लिक है और आपकी पब्लिक ने ही मिलकर क्या बनाया है, इस संविधान को बनाया है। लेकिन आप कहोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स संविधान निर्माताओं को शक्ति किसने दी? जनता ने दी थी। ठीक है, जो मैं हाथ से लिख रही हूं आप केवल उसको लिखो, पीडीएफ आपके पास ये पहुंच जाएगी, पूरी बोर्ड पीडीएफ पूरी दी जाएगी आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैं ऐसा करती हूं कि ये वाली जो स्लाइड है ना, इसको इसी के नीचे लगा देती हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके पास हाथ से भी लिखा हुआ रहे, सॉरी, हाथ से भी लिखा हुआ रहे और बोर्ड वाला भी आपका साथ में ही रहे। ठीक है, और आपको पीडीएफ डिटेल में मिलेंगी। मैंने बच्चे को बोल दिया है, आप लोगों की शिकायत आ रही थी कि डिटेल में पीडीएफ्स नहीं मिल रही हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के जस्ट नीचे देखो हैंड रिटन पीडीएफ मैंने लगा दी है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे पढ़ो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपके संविधान को शक्ति कौन दे रहा है? जनता दे रही है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये जो हम भारत के लोग, सॉरी, हम भारत के लोग, जो ये शब्द है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आएगा कहां से लिया गया है। तो हम भारत के लोग जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? ध्यान से सुनिएगा, यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से यह शब्द लिया गया है, यह शब्द लिया गया है, यह शब्द लिया। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ मतलब प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से यह शब्द लिया गया है, यानी कि टेकन फ्रॉम यूएनओ चार्टर। लिखिएगा, टेकन फ्रॉम यूएनओ चार्टर, यूएनओ चार्टर। और इसमें क्या लिखा हुआ है यूएनओ के चार्टर में? इसमें लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। तो हमने क्या लगा दिया? हम भारत के लोग। हमने संयुक्त राष्ट्र की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया? हम भारत के लोग। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वर्ड कहां से लिया गया है। क्लियर? आगे देखिए, अब आपका हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला वर्ड है प्यारे बच्चे, आपका अगला वर्ड है प्रीएम्बल का सोवरिन। अगला वर्ड है सोवरिन, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। और मैं इसको केवल एक ही शब्द में खत्म करती हूं, इसका अर्थ होता है इंडिपेंडेंसी, इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। और यह स्वतंत्रता आपकी नहीं, देश की। जो देश संप्रभु होता है उसे हम स्वतंत्र देश कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि आज के समय में भारत अपने आंतरिक, जो देश अपने आंतरिक और बाह्य, ठीक है, आंतरिक और बाह्य निर्णय, यानी कि इंग्लिश में लिखिएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स होते हैं, आपके आंतरिक और बाह्य जो मामले होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिखती हूं, एक मिनट। दोबारा लिख देती हूं मैं, एक मिनट। कहने का मतलब है कि आप उसी को संप्रभु देश कह सकते हैं जो किसी भी देश के अधीन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भारत को बिफोर 1947 एक संप्रभु देश कह सकते हो? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी। संप्रभुता का मतलब होता है प्यारे बच्चे इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंसी, यानी कि स्वतंत्रता। और यहां पे किसके स्वतंत्रता की बात हो रही है? देशों के। तो यहां पे लिखिएगा संप्रभुता, यानी कि सोवरिन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैम एक ही है, इंडिपेंडेंसी। और किसमें इंडिपेंडेंसी? तो प्यारे बच्चे, जब कोई देश
जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय ठीक है, ये आप खुद से लिखिए अपनी कॉपी में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। यानी कि अगर आपके देश के अंदर झगड़ा होता है तो डिसीजन कौन लेगा? भारत सरकार। और अगर आपके बाहर के निर्णय लेने हैं, जैसे हमें किस देश के साथ दोस्ती करनी है, किस देश के साथ आपके संधि करनी है, किस देश के साथ समझौता करना है, किसी देश के साथ झगड़ा है तो हमें कैसे पैचअप करना है, ये सब क्या होता है? बाहरी निर्णय। आपके देश में लोग आपस में लड़ने लग गए धर्म और जाति के नाम पर, तो उन दंगों को कैसे रोका जाएगा? ये डिसीजन कौन लेता है? मैम, भारत की सरकार। यानी आज के समय में हमारा देश क्या है? संप्रभु है। हमारा देश अपने डिसीजन खुद लेता है, हमारा देश किसी के अधीन नहीं है। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, 1947 से पहले आपका देश संप्रभु था? क्या आप कह सकते हो संप्रभु था? मैम, नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार डिसीजन लेती थी। यहां पे दूसरे देश के लोग आकर यहां पे शासन कर रहे थे और वो हमारे देश के लिए डिसीजन ले रहे थे। उस समय हमारा देश संप्रभु नहीं था, लेकिन आज के समय हमारा देश संप्रभु है। चाहे इंटरनल डिस्प्यूट्स हो, चाहे एक्सटर्नल डिसीजंस की बात हो, हमारा भारत सरकार खुद लेती है, खुद से हमारी भारत सरकार लेती है। तो एक ही मतलब है, इंडिपेंडेंसी। क्या आप लोग स्वतंत्र हो? क्या आप अपने आप को संप्रभु कह सकते हो? यस या नो में आंसर लिखना। क्या आप सभी लोग अपने आप को संप्रभु कह सकते हो? क्या आप मान सकते हो कि आप संप्रभु हैं, आप सोवरेन हैं, आप जो हैं स्वतंत्र हैं? क्या आप मान सकते हैं? इसका एक ही मतलब होता है संप्रभुता का, इंडिपेंडेंसी। और किसकी इंडिपेंडेंसी? देश की। जो भी देश अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेता है वो एक संप्रभु देश होता है। आप बताओ जल्दी से, क्या कि आप हो, आज आप संप्रभु हो? क्या आप अपने आप को कह सकते हो? ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका अगला वर्ड है समाजवादी, सोशलिस्ट। जो आप मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैम सोशलिस्ट शब्द का मतलब बताओ, बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम है। बेटा, आप नहीं हो। आप नहीं हो क्योंकि आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। अभी आपके डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं। अभी आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो। आपके बहुत सारे डिसीजंस आपके पेरेंट्स अभी ले रहे हैं आपकी लाइफ के, और अभी आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। तो आप संप्रभु नहीं हो। आप जो है सोवरेन अपने आप को नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि मैम हम संप्रभु हैं, क्योंकि चाहे आपके एक्सटर्नल डिसीजंस हो, चाहे आपके इंटरनल, आज भी आपके पेरेंट्स उन डिसीजंस को लेते हैं। जिस दिन आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी खुद की फैमिली होगी, और जब आप डिसीजन लोगे तब आप कह सकते हो कि हम संप्रभु हैं। समझ आया? अगला वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? जरा देखना अगला वर्ड जो कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। द वर्ड सोशलिस्ट वर्ड एडेड द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और प्यारे बच्चों, आपके देश में जो समाजवाद है वो किसका विचार है? वो नेहरू जी का विचार है। देखिए आगे लिखा है, Indian socialism is a democratic dynamic socialism based on Nehru's concept। यानी कि नेहरू जी की अवधारणा, नेहरू जी के विचार के आधार पर हमने अपने समाजवाद को डिफाइन किया है। ठीक है, हमने किसको डिफाइन किया है? अपने समाजवाद को। किसके विचार के आधार पर? नेहरू जी के। अब इनका कहना था, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, यहां पे इनका कहना है नेहरू जी का कि हमारा जो समाजवाद है, ठीक है, हमारे यहां पर जो सोशलिस्ट वर्ड है इसका मीनिंग होना चाहिए समाज में समानता।
क्या होना चाहिए? समाज में समानता, इक्वालिटी इन सोसाइटी। क्या होना चाहिए? इक्वालिटी इन सोसाइटी, इक्वालिटी इन सोसाइटी। समाज में समानता होनी चाहिए, यह नेहरू जी का कहना था। और समानता कब होगी? समानता तब स्थापित होगी जब विकास के संसाधनों का, विकास के संसाधन यानी कि प्यारे बच्चे रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी मैं आपसे ही पूछूंगी कि रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, जब विकास के संसाधनों का, डेवलपमेंट रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा? समान वितरण होगा, यानी कि इक्वल डिवीजन होगा, तब हम कहेंगे कि हमारे समाज में समानता है, इक्वल डिवीजन होगा। प्यारे बच्चे, आप मुझे बताएंगे कि विकास के संसाधन क्या होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका विकास कब हो सकता है, आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। लिखने का रहेगा तो कौन सा लिखना है? जो मैं लिखवा रही हूं वो आपको लिखना है, आपको पीडीएफ का नहीं लिखना है। आपको वो कॉपी में नोट करना है जो मैं हाथ से लिख रही हूं, क्योंकि पीडीएफ का लिखा हुआ आपको हैंड रिटन पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको जो शॉर्ट नोट्स में बनवा रही हूं हाथ से, वो आपको लिखना है। तो बताओ बेटा, आपको अगर आपका विकास करना है तो आपको अपने जीवन में किस किस चीज की जरूरत होती है, ये आप ही मुझे बताएंगे। हमारे समाजवाद में ऐसी बात की गई है कि विकास के संसाधन सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। पढ़ाई यानी कि शिक्षा, नौकरी यानी कि रोजगार, और मैम हमें खाना पीना चाहिए, और मैम हमें उसके अलावा जो है रहने के लिए घर चाहिए, हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, हमें शुद्ध पानी, प्योर वाटर चाहिए। तो ये सब क्या है? आपके विकास के संसाधन। तो ये कहा जा रहा है कि आपके यहां पर समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिवीजन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले के समय में क्या किया गया कि शिक्षा का अधिकार सभी को नहीं था, ठीक है, पानी पीने का अधिकार तक बराबरी से सबको नहीं था। तो यह कहा गया कि ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं वो आपने कुछ लोगों को दे दिए और कुछ लोगों को नहीं दिए। तो हमारे समाजवाद में जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं उनसे सरकार से यह कहा जाता है कि सुनो सरकार, आपको ऐसे इनको डिवाइड करना है कि ये सबके पास पहुंचे। तो प्यारे बच्चे, शिक्षा चाहिए, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए जिसको आप कह रहे हो, उसके अलावा हमें शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या खोला है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो सबके लिए हैं। उसके अलावा खाने का क्या किया है? राशन देती है आपको, ठीक है। उसके अलावा मैम एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कर दिया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या फिर जो निम्न जातियां, उनके लिए रिजर्वेशन वाली यहाँ पे फैसिलिटी दी है। उसके अलावा प्यारे बच्चे, आगे की एजुकेशन के लिए आपको सरकार और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। क्यों? ताकि आप सभी को समान रूप से चीजें मिल सके। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? समाजवाद। क्या है समाजवाद? एक समाज, एक ऐसा समाज प्यारे बच्चों जो सभी को समान अवसर दे, जो सभी को डेवलपमेंट रिसोर्सेज को इक्वल तरीके से डिवाइड करे। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे देखिए कौन सा वर्ड है, आगे देखिएगा पंथ निरपेक्ष। बहुत ही इजी है इस शब्द का मतलब। मैं आपको इसको प्लेन पीडीएफ पर लिखकर दिखाती हूं, ध्यान से देखना। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किया गया है। इसे हम कहेंगे सेक्युलर। और पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मीनिंग प्यारे बच्चे एक सिंपल सा मीनिंग है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन यहां पर आपके देश का नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और यहां पे इसका मतलब है कि सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्म समान, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म समान, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल।
ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म समान हैं। आपका भारत देश ये कहता है कि आपका जो प्यारा सा, हमारा जो प्यारा सा भारत देश है, ये कह रहा है कि अगर मेरे धर्म की बात करोगे तो मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरे लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे धर्म बराबर हैं, मेरा कोई अपना धर्म नहीं है। तो जिस देश का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, जिस देश का अपना धर्म नहीं होता, उसे हम कहते हैं सेक्युलर कंट्री। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या बेटा हम पाकिस्तान को सेक्युलर कंट्री कह सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान को पंथ निरपेक्ष देश कह सकते हैं? जल्दी से बताएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्म भारत देश के लिए समान है और भारत का अपना कोई धर्म नहीं। और जिस धर्म का अपना कोई, जिस देश का अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता, वो सेक्युलर कंट्री होता है। वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आप उसको कह सकते हो। अब बताओ कि क्या पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री है? नहीं है मैम, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल रखा है कि मेरा धर्म इस्लाम है, मैं एक इस्लामिक कंट्री हूं, मैं एक इस्लामिक देश हूं, इसलिए हम पाकिस्तान को सेक्युलर कंट्री नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। और बेटा यही बात इस पीडीएफ में भी लिखी हुई है। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे जो राज्य है, यहां पे राज्य का मतलब देश से है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और कल बेटा मैं आपको समझाऊंगी लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है और पता ही नहीं चलता क्लास कब का टाइम कब हो जाता है। तो आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आप इसको आराम से बैठकर पढ़ना और कल की क्लास में पढ़कर आना। और कल जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी उसकी पीडीएफ भी आपको एडवांस में दे दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चे आपका बहुत धन्यवाद। क्लास आपको अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अगर आपको लगा है कि हाँ मैम ने हमारे साथ हमें समझाने की कोशिश की है, तो स्माइली कर कर जाना, स्माइली देकर जाना। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।